नो बताओ, व्हाट इज चार्ज? सब भूल गए? किसी को नहीं याद है? हम्म द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, हाँ, इट अट्रैक्ट और रिपल, वेरी गुड, और रिपल टू अनदर बॉडी। अच्छा, अगर हम लोग अब यहाँ पे आए कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? हाँ, कौन कौन से? नहीं नहीं, हमने टाइप्स ऑफ चार्ज पूछा बच्चे, टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन? हाँ, यस 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 यस, वही हम है, क्या क्या बोल रहे हो आज हम लोग। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज अगर हम देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं? यस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी। ठीक है, चाहे हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएं, चाहे हम लोग बॉडी न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाए न्यूट्रल से नेगेटिव हो। ओके, अगर हम लोग पॉजिटिव बॉडी के लिए बात करें, आप लोग आंसर देने के बाद अपना, नाउ देयर आर द थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। Yes, when we rub the two different bodies, the one body acquire, तो हम दो बॉडी को रब करते हैं तो वो चार्ज एक्वायर करता है, ये वेरी गुड। तो क्या दोनों बॉडी में सेम टाइप ऑफ चार्ज आता है कि अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज आता है? यस, हम लोग जब भी दो बॉडी को रब करेंगे तो दोनों बॉडीज पे अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे निगेटिव आता है। ठीक है, अच्छा, तो फ्रिक्शन में चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? का कि हाँ है, तो मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव बॉडी थी, हम अगर उसके पास एक अनचार्ज बॉडी को लेके आते हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी का जो नियर पॉइंट होता है चार्ज बॉडी के, वो उसके अपोजिट नेचर प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी थी तो ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और दूसरे वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। हमने क्या किया, दूसरे वाले एंड को अर्थ कर दिया, अर्थ करने से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो आए और वो पॉजिटिव चार्ज को खा गए, खत्म कर दिया नेगेटिव। तो यहाँ पे जो बॉडी बचेगी मेरे पास वो पूरी पूरी नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। सिमिलरली ये अपोजिट वाला पार्ट किया मैंने। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इंडक्शन हो रहा था कि क्या इक्वल अमाउंट ऑफ इंडक्शन होगा? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉजिटिव थे, तो क्या यहाँ पे भी 8 नेगेटिव आएंगे? तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की बॉडी हम ले रहे हैं। अगर हमारे पास कंडक्टर है, फॉर कंडक्टर, और सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास सपोज कर लीजिए +10 चार्ज है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, अभी ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पे। तो जैसे ही इसको इसके पास लेके आएंगे नियर, तो होगा क्या, ये तुरंत यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे +10 आएगा, अगर कंडक्टर होगा तो सेम टाइप ऑफ, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा, बट इन अपोजिट नेचर। अगर ये +10 है तो यहाँ पे -10 और यहाँ पे +10 इंड्यूस हो जाएगा हमारे पास, ये हमको याद रखना है। हाँ, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, फॉर इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में ये केस फॉलो नहीं होता है। इंसुलेटर के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो इंसुलेटर के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर मेरे पास +10 है इस वाली बॉडी पे, तो ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है जो कि नॉन चार्ज है, तो क्या ये इसके ऊपर चार्ज आएगा? तो हमारा आंसर है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा और पार्शियल निगेटिव आएगा। दिस इज पार्शियल। अब ये पार्शियल क्यों हुआ, मैं इसको बता दे रहा हूँ। पार्शियल पार्शियल इसलिए हुआ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको
इंसुलेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सपोज ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर जो है ये हमारे पास शेल्स हो गए। तो इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, और न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। खैर हमको प्रोटॉन से मतलब है। तो जो इंसुलेटिंग बॉडी होती है उसमें होता क्या है कि सेंटर पे तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज है, बट जो इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी वजह से उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी इसी के ऊपर हो जाएगा, इसी के ऊपर। मीन्स इन न्यूट्रल बॉडी और एटम, center of positive and negative charge distribution coincide। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मतलब कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव एक ही पॉइंट पे होता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं खिसक जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस साइड आके अक्यूमुलेट हो गए, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गई। तो एक्सेस होने से यहाँ नेगेटिव हो गया, डिफिशियंसी होने से यहाँ पॉजिटिव हो गया। लेकिन इंसुलेटिंग बॉडी जो होगी इसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसके अंदर सारे के सारे जो भी एटम्स है वो इस तरह से हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव एक साथ है। ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे पहले पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी अभी, ये वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे ये तो न्यूट्रल बॉडी है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव कौन साइड है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब इसको हम लोग एक एक्सटर्नल चार्ज के पास रख दें, सपोज हमने क्या किया, ये सेम बॉडी लिया मैंने, और ये सेम बॉडी को मैंने यहाँ से कॉपी में कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे मैंने इसको जो है पेस्ट किया, दूसरी बॉडी वही बॉडी है। अब हमने किया क्या, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अपोजिट फोर्स लगता है, ये हमको पता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रख दें, अगर हम पॉजिटिव को रखेंगे तो पॉजिटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव को रखेंगे तो उसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। तो ये जितने भी बीच में हमारे पास एटम्स रखे हैं ये सब तुरंत डाइपोल बना लेंगे, तुरंत यहीं पे डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है, जो हम लोग डाइपोल पीछे पढ़े थे। ये कैसे होता है ये देख लो जल्दी से, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। यहीं पे ये जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे तुरंत ये डाइपोल बनाएंगे। कैसे डाइपोल बनाएंगे, जो इसके पास हमारे पास जो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होंगे वो जो है हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे एटम के वो अलॉन्ग चले जाएंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में अपोजिट। तो ये इस तरह से डाइपोल बना लेंगे। तो यहाँ पे चार्जिंग उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से हम लोग उसमें देखते हैं, क्या नाम है, कंडक्टर में। कंडक्टर में तो पूरा पूरा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अगर ये मान लीजिए कि इसके ऊपर अभी हम यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी रखे थे तो यहाँ पे इसीलिए पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, यहाँ पे मैंने बताया था ना ये पार्शियल, और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बन गया था हमसे लग रहा है, ये यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होगा, यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे। तो हमेशा पार्शियल प्रोड्यूस होता है इन इन्सुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने उस पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब जरा फटाफट बस बता दीजिए कौन कौन से टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, नाम ले लीजिए बस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। सबसे पहला होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी,
What is n? The number of electron which is transferred from one body to another body. ठीक है. नंबर 2, दूसरा प्रॉपर्टी बताइए. एडिटिव नेचर. वेरी गुड. नेक्स्ट. इसके बाद इनवेरियंस. ठीक है, इनवेरियंस हो गया. एंड नंबर 4 कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमको याद होनी चाहिए. ये एग्जाम में आपके आती हैं कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आपको ये लिखने आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपका चार्ज का रिवीजन खत्म हो गया. किसी को इसमें कुछ पूछना है? किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, तो प्लीज अपना. तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? आप लोगों को इसके बारे में पूरा पता है कि दो चार्जेस हैं यहाँ पे, Q1 Q2 डिस्टेंस R. तो जो फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R. K Q1 हाँ R स्क्वायर. और जो K की वैल्यू है वो 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अच्छा, अगर हम लोग इन मीडियम चले जाएं, देन K इज इक्वल टू 1/4πε एप्सिलॉन लिखेंगे, या फिर 1/4πε0 K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12. इसकी यूनिट जो है वो आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट. तो अब हम लोग जब इसमें इतना कर लिए हैं तो हमको मालूम है कि इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जिसमें ये मीडियम हो गया. अब सपोज कर लो कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एयर में हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और यही दो चार्ज अगर मीडियम में रख दें सेम डिस्टेंस पे जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है स्मॉल k अपॉन कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ से F प्राइम अपॉन F की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 1/K, या F प्राइम इज इक्वल टू F बाई कैपिटल K. तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे. और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन इस पर दे दूंगा तो आपको अभी याद हो जाएगा मतलब कैसे करना है इसको. वेक्टर फॉर्म भी आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. वेक्टर फॉर्म में क्या था हमारे पास, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब. और यहाँ पे हमारे पास आया था वेक्टर R12. यहाँ पे 1 2 था तो ये 2 1 होगा, ये हमने बताया था. ठीक है, अगर हमको 1 2 निकालना होगा तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब. और यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर R21. ठीक है, और ये कूलम्स लॉ जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई होता है यहाँ पे. तो इस तरह से ये हमारा आ गया है वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ. इसके बाद किसी को कुछ इसमें कुछ पूछना है किसी को? इसमें एक सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल भी था कि इफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यहाँ पे क्या बता रहा था मुझे कि अगर मेरे पास कई सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और ये मेरे पास एक Q0 है, तो सबकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ दी फोर्सेस. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू
वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। और आपको मैंने इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आपको याद होगा कि मैंने 2 चार्ज यहाँ लिए थे और फिर एक थर्ड चार्ज यहाँ लिया था, उसकी वजह से नेट चार्ज यहाँ पे कितना लग रहा था वो निकलवाया था मैंने। तो ये आप इसको कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज निकाल लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फिर हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा था, हमको याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, ये वैसे बाद में बताया था लेकिन हम पहले डिस्कस कर दे रहे थे भी। हम लोगों ने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग का एक फॉर्मूला आया था। वो फॉर्मूला कोई बताएगा बच्चा? देखिए, किसी के पास है? ये एक रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर है, सेंटर से हमने r डिस्टेंस पे पॉइंट P कंसीडर किया था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इस पॉइंट पे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया था वो भी पॉजिटिव की तरफ आया था इधर। और हमने कहा था कि अगर ये पॉइंट हम यहाँ ले लें इसके पीछे वाले एक्सिस पे कहीं, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बैक साइड पे होगी। ये हमने आपको बताया था। हाँ, नहीं, न्यूमरेटर में ए नहीं होगा, आर तो होगा बेटा, क्योंकि आर जो है वो तो डिस्टेंस के लिए बताता है ना, ए नहीं हो सकता है, हो सकता है ए ना हो। हाँ, हाँ, ए नहीं होगा, आर तो रहेगा ही रहेगा। तो हम लोगों ने डाइपोल क्या देखा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज को फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम रख दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। और अगर डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का प्रोडक्ट कर दिया हमने। और डायरेक्शन की बात करें अगर डाइपोल मोमेंट की, तो इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है एक्सियल और एक आता है इक्विटोरियल। अगर हम डाइपोल बना के ही आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ये क्या है, दिस इज द, क्या है ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये इक्वेटोरियल एक्सिस है। और ये एक्सिस है। इसके ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं, एक्सिस के ऊपर रेड पॉइंट जैसे मैंने लिया, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्सियल पॉइंट। और अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, इसको नाम देंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, समझ में आता है? अब दोनों पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आती है उसका डायरेक्शन कुछ यहाँ होता है और उसका फॉर्मूला आता है 2kp/r³। एक डेरिवेशन है बहुत बड़ा सा, आप देखेंगे। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका डायरेक्शन लेफ्ट में होता है और इसका फॉर्मूला आता है kp/r³। ये 2 फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे। अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ ले लें नीचे इस तरफ, तो कहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा बताइए, लेफ्ट की राइट? सोचो, अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट नीचे ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल जो है वो लेफ्ट में ही होगा। और अगर अगर हम लोग इसी तरह से एक एक्सेल पॉइंट यहाँ ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस साइड में, इस पॉइंट यहाँ पे भी एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ ही होगा। ये आपको याद रखना है। इसमें एक रैंडम पॉइंट का डेरिवेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट रैंडम पॉइंट। ये भी सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, मैं इसका वीडियो अलग से बना के एक डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। या बहुत सारे वीडियोस पे ऑलरेडी पड़े भी हैं इस चीज़ पे, फिर भी मैं इसको बना के रख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट यूट्यूब पे। मैं इसको
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इसके बारे में मैंने बताया था कि दिस इज द hypothetical line which is emerging from positive charge and at negative charge. और इसको बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि whenever a positive test charge is kept at a point and the motion of the and the path drawn by the that test charge is defined as the electric field lines. जो इतना सिंपल लैंग्वेज में सपोज दिस इज द पॉजिटिव क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इस तरह से। ये मैंने आपको बताया था। सिमिलरली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो रेडियली आउटवर्ड, सॉरी रेडियली इनवर्ड। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख देंगे, या दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव रख देंगे, उसके लिए मैंने बताया हुआ है, तो मैं यहाँ फिर से नहीं बता रहा हूँ। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट टॉपिक, फटाफट कोई बताइए। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सपोज इस पॉइंट पे मुझको चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो हम इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये समझ में आता है? Yes, the second point is the two electric field lines never intersect. If suppose this is the first line and this is the second line, तो यहाँ पे first, यहाँ पे second, तो यहाँ पे क्या होगा कि there are the two tangent। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, at the intersection point there are two tangent, they are the two electric field lines, direction of two electric field at a single point, which is impossible. So that the two electric field lines never intersect. इसके अलावा और क्या देखा था हम लोगों ने? The most important point, the electric field lines are always perpendicular to the surface। हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। क्यों होंगी ये भी मैंने बताया था, क्यों होंगी? so that if the electric field lines are not perpendicular, let this is let the electric field lines are not perpendicular, what happen? There are direction made by the perpendicular theta. This electric field has two components. The first component is along the surface and perpendicular to surface is E cos theta, and due to this E sin theta all these charges are start moving। ठीक है, due to E sin theta all charges start moving। अब अगर ये सब मूविंग कर देंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज हो ही नहीं पाएगा सरफेस पे, सो दैट विच इज इम्पॉसिबल। so that our assumption wrong, assumption is wrong, मतलब कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया था ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मैग्नीट्यूड, द नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, of electric field line represent magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, तो ये हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज
ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये क्या है, यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी लें तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। मतलब ये सारे पॉइंट, मतलब इसमें हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे सब में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि यहाँ पे अगर ई ए है और यहाँ पे ई बी है और दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ दिस इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने यहाँ पे एक डाइपोल कंसिडर किया है माइनस क्यू प्लस क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2l। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कुछ ऊपर की तरफ आएगा। तो मैंने इसका अगर डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, q इंटू 2l। okay, and this dipole is kept at an angle of theta from the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल पर रखा है। तो मुझे पता है ये चीज कि अगर पॉजिटिव क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, निगेटिव चार्ज भी एक फोर्स क्यू ई एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि जो चार्ज का नेचर है अलग अलग है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं, अगर हम इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करें और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस थीटा की वजह से यहाँ पे इस लेंथ का एक कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा, वो क्या आएगा, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे हमने लिया क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया 2l साइन थीटा। तो हमने q और 2l को एक साथ ले लिया, e साइन थीटा, और q इंटू 2l जो है वो p है, p मीन डाइपोल मोमेंट, तो p e साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं p क्रॉस e। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, और वो ये लिख के चले जाते हैं ई क्रॉस पी। और ये आपको 11th में पढ़ाने वाले टीचर ने बताया होगा कि ये उतना ही गलत है जितना आप कुछ और लिख के आते हैं। तो ये एकदम गलत है, ये तो कभी लिखना नहीं है, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट फॉर्मूला इज दिस, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल पी क्रॉस ई। ये पी है, इसको आप लोग फाइव मत समझ लीजिएगा, मेरी राइटिंग आप लोग जानते हैं थोड़ी माशाल्लाह है। प्रियम सर बहुत अच्छा सा लिखते हैं। नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोगों ने बात की थी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आया था E डॉट ए, या फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, सॉरी ई ए कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला आया था स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूले विच इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आता है। तो पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री, तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। व्हेन थीटा इज निगेटिव कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 के बराबर हो या छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ये। और थीटा जीरो कब होगा, व्हेन सॉरी फाई जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आता है। जब फ्लक्स पॉजिटिव होता है इसका क्या मतलब है, द फ्लक्स लीव आउट दी सरफेस।
फ्लक्स लीव आउट दी सरफेस। फ्लक्स निगेटिव होने का मतलब क्या था? फ्लक्स एंटरिंग इन सरफेस। और जब ये जीरो होगा फ्लक्स तब मतलब नो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, नो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, सपोज दिस इज अ हेमीस्फीयर, ये हमारे पास एक हेमीस्फीयर है। ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। These are the uniform electric field lines. Okay, मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ। Okay, so this the electric field line is E. Suppose the electric field line is E. The radius of this sphere is capital R. Now, what is the flux passing through this surface? हाँ, हमारा क्वेश्चन है what amount of electric flux passing through surface, passing through hemisphere. Now, what is Gauss law? तो गॉस लॉ में ने बोला कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होता है उस पर डिपेंड करता है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स अगर हमारे पास एक ये सरफेस है, रैंडम सरफेस हम ले लें, दिस इज अवर रैंडम सरफेस, और इसके अंदर एक Q1 चार्ज है, एक बाहर Q2 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q3 है, यहाँ पे माइनस Q4 है, और हमको पूछा जाए व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो इसका आंसर आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू सिर्फ वो चार्ज लेंगे जो अंदर है, तो Q1 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज अवर आंसर। हमको वो चार्जेस लेके काम नहीं करना है जो कि बाहर रखे गए हैं, सिर्फ सरफेस के अंदर जो चार्जेस है वो लेके का काम करना है। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ? सबसे पहला निकाला था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसका फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वैसे ही आया था, Q/R²। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग Q और R के बीच में, तो ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे जाके मैच करेगा, यहाँ मीट नहीं करेगा। नंबर 2, सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज्ड वायर। इन सब का वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है वैसे तो जिसमें हम लोगों ने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, और इसका फॉर्मूला आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये जो मेरा डायग्राम बना था वो कुछ ग्राफ इस तरह का बन गया था। अब देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे जो डायग्राम है, दोनों देखने में सेम है पर दोनों में डिफरेंस होता है। ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है डिफरेंस। नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट। प्लेन चार्ज शीट, ओके। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर प्लस सिग्मा लिख दूं,
या लाइन ड्रॉ करके ऊपर माइनस सिग्मा लिख दूँ, तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट होती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सिग्मा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन चार्ज शीट निकालने के लिए मैंने आपको याद होगा कि एक इस तरह से गॉसियन सरफेस लिया था, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, फिर एरिया वेक्टर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके तब मैंने निकाला था। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ डिफरेंस इतना है डायरेक्शन का। अगर ये पॉजिटिव चार्ज शीट है तो उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज शीट है तो नेगेटिव चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड द प्लेट होगा, बस यही एक डिफरेंस था इसमें। इसी तरह से एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन कंडक्टिंग चार्ज शीट। कंडक्टिंग चार्ज शीट, अब कंडक्टिंग वाले में हम लोगों को डायग्राम इस तरह बनाना होता है हमेशा, जब भी कंडक्टिंग वाला बनाएंगे क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। अब इसमें एक सरफेस पे अगर हम चार्ज कंसिडर करेंगे प्लस सिग्मा, सिर्फ इस सरफेस पे, इस सरफेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें एक थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक कैसे है जरा देख लीजिए। सपोज ये एक कंडक्टिंग, चलो मैं आगे बताता हूँ। इस पे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि देयर इज अ कंडक्टिंग शीट प्लेस्ड इन स्पेस एंड द vicinity of this conducting sheet, टर्म यूज कर रहा हूं मैं, vicinity of conducting sheet, vicinity of conducting sheet, तो व्हाट इज द मीन ऑफ vicinity ये बच्चों को नहीं चल रहा था। द vicinity of conducting sheet there is a positive charge placed, now draw the electric field lines, बस। a vicinity of conducting sheet there is a positive charge placed, draw the electric field lines, ये क्वेश्चन था। अब vicinity का मतलब होता है नियर, नियर द कंडक्टिंग शीट, बस। तो ये मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखना था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसकी वजह से, और ये दूसरी प्लेट कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से जो लाइन निकलेंगी वो इस तरह से एंट्री करेंगी और यहाँ से फिर वो लाइन इस तरह से बाहर निकल जाएंगी। ये हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर था ये शायद 2016 या 2015 के क्वेश्चन में था बोर्ड के सीबीएसई के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है, ये मैंने यहाँ पे एक कंडक्टिंग शीट इस तरह से बना ली। ओके, नाउ हमने क्या किया, इसका एरिया, प्लेट एरिया जो है वो ए है, प्लेट एरिया कैपिटल ए है। सपोज हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, चार्ज गिवन टू शीट, कैपिटल क्यू हो गया। जब हम इसको कैपिटल क्यू चार्ज देंगे तो ये सोचना होगा ये कैपिटल क्यू इस वाले सरफेस पे जाएगा, इस वाले सरफेस पे जाएगा, या कैपिटल क्यू बाई टू यहाँ जाएगा, कैपिटल क्यू बाई टू यहाँ जाएगा। इसमें से क्या आंसर होगा बताइए? आंसर नंबर 1 सही होगा या आंसर नंबर 2 सही होगा? सोचिए। मेरा जो आंसर है यही है, अगर हम क्यू चार्ज देते हैं, इस अगर क्वेश्चन में इस तरह आता है कि देयर द कंडक्टिंग शीट ऑफ प्लेट एरिया ए एंड द चार्ज गिवन टू द शीट इज क्यू, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द पॉइंट। तो याद रखिएगा, जब क्यू चार्ज देंगे तो ये वाला चार्ज कंसिडर करेंगे, ये वाला चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे, तो गलत है पहला। अब पहले निकालेंगे चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे है क्यू बाई टू, एरिया यहाँ पे ए, तो ये हो गया क्यू अपॉन टू ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिंग शीट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
सिग्मा की जगह पे वैल्यू रखेंगे Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है, ये नहीं भूलना है, इट इज इम्पोर्टेंट। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अलग अलग निकाला हुआ है। एक निकाला था, पहले मैं बना लेता हूँ। दिस इज अवर स्फीयर, ये एक इसके बाहर एक पॉइंट होता है, एक सरफेस पे पॉइंट होता है और एक इनसाइड होता है, और द चार्ज होता है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, इस तरह से। ठीक है, तो हमको ये तीन अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, ए पे, बी पे और सी पे। ए पे, बी पे, सी पे। ठीक है, तो मैं पहले ए पे निकाल के दिखाता हूँ। ए मतलब आउटसाइड द स्फीयर। इसका फॉर्मूला आया था, अच्छा यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब हम बी पे जाएंगे तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इन साइड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है, तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा दिस इज जीरो। फिर सरफेस पे ये थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर ये से डिक्रीज हो जाएगा, निगेटिव साइड भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और जो ये वैल्यू दिखाएगा ये दिस इज, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ई बी के, जो यहाँ लिखा है मैंने। ये आर है, ये ई है, ये वाला एक्सेस ई ले लेते हैं, ये वाला एक्सेस आर ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आता होगा ये आपको मेरे ख्याल से। एक थोड़ा सा ध्यान देना है क्या आपको, ये मैं बता देता हूँ। अगर इसका कैपिटल क्यू चार्ज है, ये स्फीयर पे है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी जरा बताइए तो। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो मैं अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लूँ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको उठा के मैं ई और ई बी में रख दूँ, तो ई ए का फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। फिर ई ए का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में आएगा कैसे, के सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम के की वैल्यू भी रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिग्मा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ई ए का ये भी फॉर्मूला होता है सिग्मा के टर्म्स में। मैं नेक्स्ट पेज फिर से लिख दूं क्या, तो नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इसमें एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आउटसाइड पॉइंट ए, सरफेस पे पॉइंट बी और इनसाइड द पॉइंट सी, इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ई ए ई बी ई सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वेरिएशन देख लिया, ई ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई बी इज कांस्टेंट एंड ई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब हम लोग अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखें क्या है, तो ये जो पॉइंट होगा ये ई बी को डिनोट करेगा सरफेस पे।